तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों अभी 31 अगस्त को देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी की डेथ हो गई। उसके बाद से मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मैं वीडियो बना लेता हूँ जिसमें हम पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो चीज़ें हैं उनको एक बार देख लें, एक बार उनका रिवीजन कर लें, ताकि किसी भी आने वाली परीक्षा में अगर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ बने तो कम से कम वो हमसे ना छूटे। वैसे इस साल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ्स हुई हैं, जिसमें से कुछ लोगों की डेथ्स असामयिक भी हुई हैं। तो ऐसे में ये साल हमारे लिए इस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा गाइज, जो कल पूरा का पूरा दिन मैं देख रहा था, एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए जो एक पूरा कैंपेन चलाया गया है, खासतौर से बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स और आप सब लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उसके बाद से निश्चित तौर से एक सभी परीक्षार्थियों के लिए एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें इन बोर्ड्स में देखने को मिलेगा। हालांकि लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी कुछ इतनी आसानी से चेंज होने वाला है। लग रहा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इसके लिए हम सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा और सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी को छोड़ दे तो बाकी चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की क्यों ना हो, वो भी अपने प्रॉपर टाइम पर कुछ चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं, जो एक हकीकत बात है। तो बड़ी परीक्षाओं में भी, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का देख लीजिए, लोअर पीसीएस देख लीजिए, उसमें भी जो निरंतरता है उसका खास अभाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में भी यही समस्याएं हैं और जो छोटी बड़ी परीक्षाएं उनमें कमों बेश सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम टू सेम ही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल करके, हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को लेकर के जागरूक हैं, क्योंकि खामोशी से बैठने के बाद में, शांति से बैठने के बाद में हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है और ना हमारे लिए कुछ चीज़ होने वाली है। क्योंकि कंटिन्यूटी का महत्व वो सिर्फ हम समझ सकते हैं अपनी लाइफ में कि एक बार अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने कोई परीक्षा नहीं देते, उसके बाद में पढ़ाई में किस तरीके से निरंतरता का अभाव आ जाता है, वो चीज़ हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम बराबर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बराबर पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि अगर लगातार पेपर होते रहते, बराबर पेपर होते रहते, तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो लगातार वही बना रहता है। लेकिन जैसे ही बीच में कोई भी गैप आ जाता है, हमारी सारी चीज़ें रिवीजन से बाहर चली जाती है, हमें फिर से आकर के नए सिरे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। कोरोना पेंडेमिक एक अलग चीज़ है, उसका हम स्वीकार कर रहे हैं, सारा देश उसे स्वीकार कर रहा है, सारी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। बावजूद इसके भी जो पिछले 3-3 सालों से, 2-2 सालों से परीक्षाएं अटकी हुई हैं, रिजल्ट अटके हुए हैं, नई भर्तियां निकल नहीं रही हैं, इसके बाद में ये एक बड़ी सिचुएशन है जो हमारे तमाम सारे युवा साथियों के लिए बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर रही हैं। तो बराबर आप परीक्षाएं कराते रहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि नहीं, अभी जैसे पिछले दिनों मैंने श्रम मंत्री का बयान देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, युवाओं में कौशल की कमी है। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और या फिर जो हम कहें कि जो एक विचारधारा काम करती है, उसमें ये होता है कि चीज़ें वो अपने हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से प्रिटेंड करके चलते हैं। तो ऐसे में कल जो पूरा का पूरा मूवमेंट दिखा, वाकई में मैं कहूँ को मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने पूरा दिन जितना भी मुझे टाइम मिल पाया, मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे जा करके सबको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की। जो मेरे थ्रू हो सकता था मैंने वहाँ तक चीज़ों को कन्वे करने की कोशिश की। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही हैं उससे इतर भी हम कुछ करके दिखा सकते हैं, ये जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सरकार के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने साथियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटी नेशनल हैं या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसको लेकर के हमें ये कहा जाए कि हम तो सरकार के खिलाफ हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, सिर्फ हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वक्त पर भर्तियां हो, वक्त पर रिजल्ट आए, वक्त पर इंटरव्यू हो, वक्त पर ज्वाइनिंग हो। आप सारी डेट्स हर साल निकालो, आप हर साल सारे कैलेंडर्स निकालो और कैलेंडर के हिसाब से आप काम करो। आप कैलेंडर निकाल देते हो, फॉर्म भरवा देते हो, उसके बाद में भर्ती नहीं हो रही, हो जाता है पेपर, फिर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, रिजल्ट आ जाता है तो आप आगे ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं जाकर के पिछले 3-3 साल से, 17 से, 18 से, 19 से भर्तियां अटकी हुई हैं। और बावजूद इसके कि अगर आप आवाज़ उठाने पर इस तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं से भी फिर फेयर नहीं होगा। तो कम से कम आपने जो उम्मीद दिखाई थी, जो आपने सपना दिखाया था हमारे लिए, तो उसको आप कंप्लीटली पूरा कीजिए और उसके लिए आप काम कीजिए। आप कैसे काम करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और बोर्ड भी समझे, जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी पीएसएस हो, या अदर स्टेट पीएसएस हो, या अदर स्टेट्स के बोर्ड्स हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड्स हों, वो आपसे अलग नहीं हैं। हम जानते हैं उन पे, उनके आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं, आपके पास मंत्रालय हैं, आपके पास उनका दबाव है, आप जो चाहेंगे वो वही करेंगे। तो ऐसे में सिर्फ ये कह करके कि बोर्ड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है।
कि आप इस तरीके से बात करें कि नहीं बोर्ड से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अब बोर्ड्स अपना काम करें या फिर बोर्ड्स अपना काम करेंगे। तो हमें सिर्फ बोर्ड से लेकर के नहीं, हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने थ्रू इनको करें, कन्वे करें, मैसेजेस कन्वे करें कि कैसे भी करके, जैसे भी इनके सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है इसको ये क्लियर करें। और क्लियर करके इसी साल से लास्ट नवंबर से अक्टूबर के बाद नवंबर तो आने ही वाला है, नवंबर दिसंबर से ये इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू करें। नीट जेई की परीक्षाएं आप करा रहे हो, तो नीट जेई की परीक्षाएं करा रहे हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप करा रहे हो परीक्षाएं, आप कर रहे हो, सारे छात्र रेडी हैं, सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड्स कर लिए हैं और सब परीक्षाएं देने जाने के लिए रेडी हैं, तो ठीक है, तो हम भी देने के लिए रेडी हैं, फिर आप हमारे लिए भी कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कोरोना पेंडेमिक का बहाना बनाइए कि नहीं अब ये हो जाएगी तब हम फिर नई भर्तियों के लिए सोचेंगे, तब हम नई सारी चीज़ों के लिए करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब जो पुरानी परीक्षाएं जब वो हो रही हैं तो हमारी भी परीक्षाएं हों, क्योंकि हमारे भी अपने निजी जीवन हैं और हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ एक नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट्स। और सिर्फ वही नहीं जो वेल सेटल्ड नहीं है, जो वेल सेटल्ड हैं वो भी, जिनके फैमिलीज वेल सेटल्ड हैं, उनके भी जो घर परिवार के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी भी अपनी निजी जीवन की कुछ अपेक्षाएं हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए या आर्थिक केवल सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाह रहे हैं। कुछ ड्रीम्स हैं या कुछ लोग अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बहाने मत बनाइए आप पूरी तरीके से, और जल्दी से जल्दी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये कैंपेन ऐसे जारी रहेगा। और मैं आज इस मैसेज के थ्रू में फिर से एक बार कह देना चाह रहा हूँ कि मैं इस कैंपेन का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कल मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि सर आपने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है या आपने इस बारे में अपना ओपिनियन नहीं रखा है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं आप सबके साथ हूँ और आपके हर कैंपेन में आपके साथ हूँ। अगर यूट्यूब पर लाइव करना हो जिस भी दिन कैंपेनिंग में, तो अगर मैं घर पर रहता हूँ तो मैं उस दिन लाइव करूँगा, या फिर अगर उसके अलावा जिस प्रकार से भी आप सपोर्ट के लिए कहेंगे उस प्रकार से हम आपके सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ठीक है गाइज, फिर अब हम आज पूर्व राष्ट्रपति के डेथ के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम फिर आज के अपने विश्लेषण को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे रहे प्रणब मुखर्जी, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जिला था वीरभूमि और जन्म इनका हुआ था 11 दिसंबर 1935 में, यानी कि आज़ादी के बहुत पहले पैदा हुए थे। 1935 में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत नहीं करी। शुरुआत में ये राजनीति शास्त्र के एक अध्यापक थे और ये 1969 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तो 1969 से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जहां से इन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर से सदस्यता ली और पहली बार ये आकर के संसद में पहुंचे। इसके बाद में इन्होंने फिर एक लंबी इनकी जर्नी रही है, जहां पर 1982 में सबसे पहली बार वित्त मंत्री बने थे। और इसके बाद में 1984 में एक रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ 5 वित्त मंत्री रहे हैं उनमें से इनका नाम था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का इनका नाम यहाँ पर था। इसके बाद में अगर हम गाइज बात करें तो ये 1991 यानी कि 1991 में योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष भी रहे, और जिस समय इनको ये बने थे तब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। इसके बाद में 1995 में ये विदेशी मामलों के मंत्री यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहे। इसके बाद में फिर 1998 में AICC के ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2004 में ये पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, जहां पर इनका कार्यकाल 2004 से 2012 तक रहा। कुल कार्यकाल जो इनका रहा संसद में वो 2004 से 2012 तक रहा। और इसी बार जब 2004 में ये पहली बार संसद चुन करके आए, इसके बाद में ये रक्षा मंत्री बने और इसके बाद में फिर 2006 से लेकर के 2009 तक फिर ये विदेश मंत्री भी रहे। इसके बाद में बात करें हम तो 2008 में देश के जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे ये नवाजे गए। इसके बाद में 2012 में इनको देश के 13वें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके जो पहले राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उनके बाद में रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए। 2019 में फिर इनको देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है हमारा भारत रत्न, इससे इनको नवाजा गया। और 31 अगस्त 2020 को भी हाल ही में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। गाइज, इनमें जो आपने भी चीज़ें नहीं देखी होंगी उसमें स्पेशल है कि इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं जो मैंने आपके लिए अलग से काम करके देखा है। तो इनकी एक किताब है द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधीयन ईरा। ये किताब इनकी पब्लिश हुई थी 2014 में। तो 2014 में इनकी एक किताब आई है द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है, 2014 में। इसके बाद में फिर 2016 में द ट्रबुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996, एक इनकी किताब दूसरी जो 2016 में पब्लिश हुई, इसका नाम है द ट्रबुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996, यानी कि 1980 से 1986 तक। फिर तीसरी इनकी जो एक और किताब है जिसका नाम है द कोलिशियन ईयर्स, ठीक है, द कोलिशियन ईयर्स, ये किताब पब्लिश हुई थी 2017 में। और 1984 में इनको मैं आपको बता ही चुका हूँ उस मैगजीन में। तो ये कुल मिलाकर के पूर्व राष्ट्रपति जी का कैरियर रहा है।
जहाँ पर इन्होंने रक्षा मंत्री के तौर से भी काम किया, विदेशी मामलों के भी मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, दुनिया के सर्वोच्च वित्त मंत्रियों में भी ये शामिल रहे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दोनों इनको प्राप्त हुए, यानी कि भारत रत्न और पद्म भूषण दोनों अवार्ड इनको प्राप्त हुए। इसके अलावा इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई, जिसमें एक किताब है जो इनकी इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े हुए जो ड्रामेटिक इरा पर इन्होंने लिखी हुई। इसके अलावा द ट्रबुलेंट ईयर और कोलोसियन ईयर्स 2 किताबें इन्होंने और लिखी हुई, जो 2014 और 2016 में क्रमशः प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नहीं 2016 और 2017 में क्रमशः प्रकाशित हुई थी। तो ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिनकी हाल के दिनों में डेथ हो गई। तो आप इनसे जुड़े हुए जो और भी फैक्ट्स बन सकें वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लालजी टंडन हो, ऋषि कपूर हो, इरफान खान हो, अमला शंकर हो, लालजी टंडन यहाँ के हमारे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ये इन लोगों की डेथ से इंपॉर्टेंट हुई हैं, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।